थोड़ा श्योर सा सर। आप अपना वो ओपन करेंगे ना मैडम, क्या बोलते हैं, अपना माइक अपना ये अगर वीडियो ओपन करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं भी जैसे कर रहा हूँ। हाँ, ओके हाँ सर। हाँ, यस, जस्ट अ मिनट सर। कोई बात नहीं। मैडम ने रात को 10 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक कई कई दिनों तक हमारे साथ तैयारी की नमस्ते थी। सर। यस, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लगा मैडम। सर आपने आपसे कम से कम मिलके फिर याद से एक रखा, बार। हमको इतना मैंने याद बस रखा। इसीलिए ज्वाइन किया कि मैं सबको बोलना चाहती थी कि मुझे सर की बहुत ज्यादा हेल्प हुई है जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी 2 साल पहले। हाँ, मेरा प्रोबेशन पीरियड तो खत्म हो गया है अभी। लेकिन थोड़ा सा पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है, तो अभी तक तो मुझे कंफर्मेशन नहीं आया। तो वो तो जल्दी ही आ ही जाएगा। लेकिन मुझे सर की, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि सर की बहुत बहुत हेल्प हुई है। अ, मुझे मेरा जॉब मतलब इंटरव्यू के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प की है सर ने, बहुत अच्छा गाइडेंस किया है। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी मैं पर्सनली कॉल करती थी सर को, तो सर, प्रिंसिपल है, इतने बिजी है सर, फिर भी पक्का आंसर करते थे मेरे कॉल को। और मेरे सारे डाउट्स एकदम पेशेंटली वो सॉल्व करते थे। मुझे तो बहुत हेल्प हुई है, और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको भी सर की बहुत बहुत हेल्प होने वाली है। जो जो भी गाइडेंस आपको सर से मिलेगा बहुत वैल्यूएबल है। और सब लोग अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि कंपटीशन इस साल ज्यादा है, मुझे जहाँ तक पता है। लेकिन हो जाएगा, अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट सबको, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम, कनेक्ट रहिए। और वो उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो आप बोले ना पुलिस वेरिफिकेशन, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। आपके 2 ईयर हो गए और आपको कोई लेटर नहीं मिला, मीन्स आप डीम्ड कंफर्म, ठीक है। आप कंफर्म माने जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। यस और सर, कभी श्योर किसी सर। भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए जॉब में आगे भी, तो हम हैं, आप बताना। बहुत सारे यस सर, कैंडिडेट मुझे पता फ़ोन है। करते हैं, बात करते हैं, तो मैं उनकी पूरी हेल्प करता हूँ अभी भी। यस सर, राइट सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, ओके नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक थैंक यू यू मैम, सर। थैंक यू। मैं एक्चुअल में अभी किसी को जोड़ नहीं पा रहा हूँ साथियों, क्योंकि आ, हमारा जो है ये 100 का ही होता है इसमें। इसलिए मुझे एक कोशिश करूँगा कि इसको यूट्यूब पर भी लाइव कर दूँ। मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी आज की मीटिंग के लिए की नहीं थी, लेकिन फिर भी अब टेक्नोलॉजी है, जितना हो पाएगा उतना तो कोशिश कर ही देंगे। तो जो लोगों से जुड़ नहीं पा रहा हूँ, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब पर आ जाएं। मैं यूट्यूब की लिंक भी अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, यूट्यूब से केवल मैं अपना अभी तो मेरा ही चेहरा देख पा रहा हूँ ठीक से। ओके, देवांगन जी आ गए हैं। अरे यार, देवांगन जी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं 100 हो जाने की वजह से। तो अभी कितने लोग हैं हमारे इसमें? 100 जुड़ गए हैं। देवांगन जी आप ज्वाइन हो गए सर। जी नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच सर। अभी एक आपके जस्ट, यार इतने थोड़ी देर में 100 लोग ज्वाइन हो गए। मैं खुद अपने को भी नहीं देख पा रहा हूँ। और जी मैं टेक्नोलॉजी में अभी पिछले 2 साल से मैंने सही में कुछ सीखा भी नहीं है। वो भरत जी साथ में जी रहता था तो वही सब कर देता था। और जी अभी जी टेक्नोलॉजी में पीछे होने की वजह से मुझे ज़्यादा कुछ आ भी नहीं रहा है, लेकिन मैंने बस गूगल मीट शुरू कर दिया है। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने केवल अपना चेहरा वाला दूसरे मोबाइल पे ऑन किया है ये यूट्यूब चैनल का। जी जी और आगे भगवान जाने, आप अपना उससे अगर कर रहे हैं तो उसमें रिकॉर्ड ज़रूर कर लीजिएगा अगर पॉसिबल है तो। या कोई जी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता है ऑडियो वीडियो के साथ, तो कर ले, बाद में हमको भेज देना, जी है जी ना, जैसा भी। सर अभी एक अच्छा अभी कैंडिडेट अपन जब लेंगे ना, तो इन लोगों को उत्साहवर्धक चीज़ें सामने आएगी। अभी जैसे स्टार्ट किया था,
तो स्टार्ट करते ही एक कैंडिडेट जो साउथ में है, जिनके हस्बैंड एसबीआई में मैनेजर है, और नम्रता सरोदे मैडम है, अभी जुड़ी हुई होगी, शायद जुड़ी है मैडम। तो उनका सिलेक्शन हुआ, प्रोफेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे अप्रोक्स 1500 से 2000 टीचर्स है जिन्होंने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, और कुछ लोग जो मुझे बाद में मिले, 2-4 लोग प्रिंसिपल भी सिलेक्ट हुए थे प्रयासों से, और वो अभी तक कनेक्टेड है। और जब ये हमारे गूगल मीट का सुन के और वो आ जाते हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया कि ऐसा किया था, सर ने हमारी हेल्प की थी, तो ये चीज़ एक अच्छी लगती है ना। मैं आज जो आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं 2-3 मिनट आप कहें देवांगन जी, या तो आप एड्रेस करें या फिर मैं इनको 2-4 बातें बताऊं, जैसा आप बोलें। प्लीज सर, यू प्लीज प्रोसीड सर, यू प्लीज। हाँ, उसके बाद आपको जहाँ बीच में लगे आप मुझे आप listening. बताइएगा, है ना। देखो साथियों, आज का ये जनरल डिस्कशन हम आपके साथ कर रहे हैं केवल इसलिए कि कोई भी कैंडिडेट अपने आप को जरा सा भी निराश न समझे। अब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, अभी मेरे पास आज इतने सारे फ़ोन आए हैं, आज इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार एक ही बात, कट ऑफ कितना जाएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं, और इंटरव्यू में हमें बुलाया जाएगा या नहीं, प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, ये जो आपका जो मेन जो थी ना, टीयर 1 और टीयर 2, जो चिंता का विषय था, जिसके लिए वास्तव में परेशान होने की बात थी, वो आपकी देवांगन जी ने सॉल्व कर दी है। अब चिंता की बात आपकी बिल्कुल भी नहीं है, और देवांगन जी के सहयोग से मैंने भी थोड़ा बहुत अचीवमेंट इसमें कर लिया है, और मैं भी टीयर 1 क्लियर करके टीयर 2 दे दिया है मैंने असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। लेकिन अब मैं ये सोचूं कि यार कट ऑफ कितना जाएगा, सिलेक्शन होगा नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। रीज़न ये है कि अगर कट ऑफ कितना भी जाए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी चिंता ना करना है, ना डिस्कशन करना है। कारण क्योंकि अब जो होना होगा वो होगा, हमारे हाथ में भी नहीं है भाई। इसलिए अब हमें इंटरव्यू की तैयारी के लिए बेहतर प्रिपरेशन करना है, और ये सोचना है कि इंटरव्यू में जाएंगे तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, और उसके लिए हम जो भी सीखेंगे, जो अध्ययन करेंगे, ये लाइफ टाइम हमारे काम में आएगा। मैंने टीयर 1, टीयर 2 परीक्षा से ये सीखा है कि किसी भी परीक्षा को मजाक नहीं समझना चाहिए और हल्के में नहीं लेना चाहिए, जैसा हमने कई बार लिया। अगर आप सिलेक्ट होते हैं, अगर आपका चयन होता है, चाहे टीयर 1 हो या 2 में, तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता है तो भी हमने इन परीक्षाओं के बहाने जितने रूल्स, रेगुलेशन, नियम और नॉलेज जो हमने प्राप्त किया है, उसको हम अपने लाइफ में, अपनी सर्विस में, और जैसे मैं एज ए प्रिंसिपल अपने स्कूल में ज़्यादा बेहतर ढंग से उसको लागू कर सकता हूँ, उनको समझ सकता हूँ, दूसरों को समझा सकता हूँ, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता हूँ, उनके लिए सीपीडी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है। चलिए, यहाँ इसके बाद आता है आपके इंटरव्यू की बात। अगर आप लोगों का साक्षात्कार के लिए चयन हो जाता है, तो साक्षात्कार में, जहाँ तक मैंने पीजीटी का भी दिया है और प्रिंसिपल का भी इंटरव्यू दिया है, और कई पदों के लिए कई बार दिया है, तो साक्षात्कार के लिए आप लोगों को अब ये रटने वाली पद्धति बिल्कुल भी काम नहीं चलेगी। नंबर 1, आपको साक्षात्कार में आपके पास ये समय नहीं रहता रिटर्न टेस्ट में जैसा रहता है ना। क्या होता है देवांग जी, आपके जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे और उस टाइप के जब आए, तो एक क्वेश्चन था उसमें कि डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन था, आपने देखा होगा कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं, है ना, इनके लिए भावनात्मक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन था कि कौन सी एक विशेषता इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसी की एग्ज़ाम में। तो आप बताओ, वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया कि अरे यार, आंसर तो इसमें दिया हुआ है, 3 विशेषताएं ऑलरेडी इसमें दी हुई है, क्योंकि हमने उसे सही किया।
तो उसको समझ करके उसमें अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके वो क्वेश्चन 4 नंबर का सॉल्व कर दिया। लेकिन इतना सोचने का और पीछे जाके देखने का टाइम साक्षात्कार में नहीं होता है। साक्षात्कार में आपके सामने 4 से 5 लोग बैठे रहते हैं, जिनमें उस साक्षात्कार समिति का एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जनरली या तो कोई डेप्यूटी कमिश्नर होगा बड़े पदों के लिए, या कमिश्नर स्वयं होते हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ एक और चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, जो इंटरव्यू का एक्सपर्ट होता है एक तरह से। और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, या जो हमारे बड़े पद के लिए बोल रहा हूँ और छोटे पद के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट और कॉलेज का एक अच्छा प्रोफेसर। लेकिन यहाँ पर जो होता है वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पदों के लिए जो संभावित है, वो मैनेजमेंट कमेटी जैसे स्कूल में होती है, ऐसे पूरे केवीएस का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। एक मेंबर उनका होना चाहिए, एक कमिश्नर या उनका कोई प्रतिनिधि होगा, एक इंटरव्यू का सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, और एक बाहरी संस्था से कोई बुलाया हुआ प्रोफेसर। और मिनिमम 4 तो रहेंगे ही, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 जरूर रहेंगे। और आपको 100 में से 100 मार्क्स इंटरव्यू में मिलेंगे, तो 15 नंबर और 15 मार्क्स आपको उसके मिल जाएंगे। चलिए हम आगे बात ये करते हैं कि आपको एक्चुअल में सब्जेक्ट के लिए क्या करना है। और इंटरव्यू में, अब इंटरव्यू के लिए अगर सिलेक्शन हो जाता है और आ जाता है, तो सबसे पहले जनरली सबसे पहले होता है वो आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। सब परिचय में आपको अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, मैंने यहाँ से बीए किया, यहाँ से हायर सेकेंडरी की, यहाँ से बीए किया, एमए किया, ये सब में टाइम नहीं लेना है। लोग 1.5-2 मिनट तक यही बताते रहते हैं, मैं उस कॉलेज में ये था वो था। आपको बहुत संक्षेप में वो बताते हुए आपको एक्चुअली आपका जो आपकी क्वालिटी है ना, 1.5 मिनट का समय, 1 मिनट का जो समय होता है, उसमें आप अपना एजुकेशन को बहुत शॉर्ट में 1-2 लाइन में बताने के साथ साथ आपकी अपनी उस पद के लिए ऐसी कौन सी क्वालिटी, योग्यता या अभिरुचि है जिसको आप अपने परिचय में शामिल कर सकते हैं, ताकि वो सब पहले ही शॉर्ट में ये जान जाए कि हाँ, ये बंदा इस पद के लिए काम में आने वाला है। ठीक है ना। एक तो ये, इसके बाद टीचर्स, अलग अलग टीचर्स के लिए अलग क्वेश्चन हो सकता है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए अलग, क्योंकि देश में अब बहुत सारे बेटर प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ केवीएस से ज़्यादा सैलरी भी मिल सकती है। तो एक जनरल क्वेश्चन ये पहला ही आ सकता है कि भाई आप केवीएस जैसी संस्था में ही शिक्षक या इस पद पर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल क्यों बनना चाहते हैं। ये तो बहुत चैलेंजिंग जॉब है। आजकल सभी जगह ये मचा हुआ है तहलका कि केंद्रीय विद्यालय में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत वर्कलोड है, पेपर वर्क अनलिमिटेड है। तो वो यहाँ पे वो पूछेंगे कि इसके बावजूद भी आप केवीएस में ही क्यों आना चाहते हैं, या केवीएस में होते हुए ही आप प्रमोशन इस पद पर क्यों पाना चाहते हैं। तो ये वो जब आप बताएंगे अपना रीज़न, ये रीज़न हम देवांगन जी और हम अगले जब लेंगे तो इसका आंसर आपको बहुत बेहतर तरीके से देंगे। लेकिन जब आप इसका आंसर दे देंगे तो अगला प्रश्न उठेगा कि भाई ठीक है, अगर आपको इस पद पे हम रख लें तो आपको इस पद के चैलेंजेस क्या क्या है। आपने एग्ज़ाम तो पास कर ली, रिटर्न टेस्ट का, अब आपके जो लिखित ज्ञान का उसमें उस पद के इम्प्लीमेंटेशन में क्या योगदान रहेगा। यानी शिक्षक तो आप बन गए, आपको ज्ञान भी है, आपने सब कुछ आपको मालूम है, सिद्धांत वगैरह और समझाना वगैरह, लेकिन आप ये बात स्पेशली पूछी जाएगी कि जब आप ज्वाइन कर लेंगे अपने पद को, तो इस पद में जो हमारा ओरिजिनल काम होता है ना टीचिंग का या प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल वाला काम या वाइस प्रिंसिपल वाला, इसके अलावा बाकी सब करना पड़ते हैं। तो वो हमारे लिए चैलेंजेस है कि ये ढेर सारे जो काम आपको करना पड़ेंगे, ये चैलेंजेस कौन कौन से हैं और इन चुनौतियों का सामना आप कैसे करेंगे ज्वाइन करने के बाद में। तो मैं यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही सोच समझ कर देना होगा। आपको अब किताबों वाला बुकिश आंसर वहाँ पे नहीं चाहिए। वहाँ ये चाहिए कि ये किस तरह का जो है ये अपने काम को एग्जीक्यूट कैसे करेगा और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करे, कैसे ये सामंजस्य बनाएगा अपने पद और पद के विभिन्न दायित्वों और चुनौतियों के साथ में।
ठीक है ना। मान आपका पीजीटी हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए हो गया है तो लैंग्वेज पढ़ाना एक अलग बात है क्लास में। लेकिन लैंग्वेज में बच्चों की कोई रुचि नहीं है, लैंग्वेज में भी कुछ कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं कई स्टेट में, और लैंग्वेज में भी जिस तरह का ज्ञान आ जाना चाहिए 12th में आने के बाद भी बच्चा ठीक से एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। तो ये सब चीज़ें, तो आप ऐसा क्या करेंगे जो आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि आप उन बच्चों में इस तरह की अभिरुचि पैदा करके और आप आपके सब्जेक्ट को बहुत ही एप्टीट्यूड के साथ में पढ़े। तो एक तो ये होगा। दूसरा, आप इसमें हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है, आप उसको ऐसा क्या सिखा देंगे, इनकी ज़रूरत क्या है पढ़ने की, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से कई बार। साइंस और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैथ्स वालों से पूछेंगे, मैथ्स में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, है ना। आप ऐसा क्या करोगे कि एक भी बच्चा फेल ना हो। साइंस वालों से पूछेंगे, साइंस वाले बच्चे पहुंच जाते हैं 11-12 में और कोई प्रैक्टिकल वैक्टिकल नहीं आता। केमिस्ट्री वालों से पूछो तो टाइट्रेशन का ही करते हैं ना। 10th वालों से पूछोगे तो गिनती के एक दो जो प्रैक्टिकल है वही है। तो आपको कम से कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको एटलीस्ट 10 प्रैक्टिकल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए, उनका नॉलेज लेके जाना है और इस तरीके से उनको समझाना है कि ये प्रैक्टिकल है। मैं इतना सिंपली बच्चों को समझाऊंगा कि वो इस प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी ज़रूर कुछ ना कुछ लिख पाएंगे और अपने टीचिंग को मैं क्रिएटिव और ये जो सीसीटी और कंपेटेंसी और एप्लीकेशन बेस्ड है, प्रैक्टिकल जिसमें ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड है, उन सब का प्रयोग करके इतना बेहतर ढंग से अपने विषय का प्रस्तुत करूँगा और बच्चों को पढ़ाऊँगा ताकि वो उनको एक ऐसी नई चीज़ मिले जो बाकी और कोई शिक्षक न दे पाया हो। और व्यापक दृष्टि से चाहे कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मेरे बच्चे उसका सामना कर पाएंगे। तो इस तरह का है। इसके अलावा बहुत तरह की चुनौतियां होती है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के जॉब में तो चुनौतियां होती ही होती है। इन चुनौतियों को आप हैंडल कैसे करेंगे, इसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, आप सबको थोड़ा इसको देखना है। अभी हमने एग्ज़ामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ा है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और आपका प्राइमरी टीचर के लिए है तो फाउंडेशनल स्टेज का एनसीएफ, और सेकेंडरी में आप टीजीटी पीजीटी के लिए तो एनसीएफएससी 2023। इसकी खास चीज़ों को पढ़ना ही पढ़ना है। प्राइमरी टीचर को निपुण भारत मिशन समझना होगा, एफएलएन समझना होगा, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के बारे में जानना होगा, और इन सब चीज़ों को जानते हुए आप लोगों को अपनी तैयारी रखना है, क्योंकि वो इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें अभी जो इतना टफ पेपर दिया है ना, उसका एक ही कारण है कि बिफोर लास्ट ईयर, बिफोर 2 ईयर जो टीचर्स केवीएस में आए हैं, मैक्सिमम जो आए हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो शायद एक्सपेक्टेशन ऑफ केवीएस के अकॉर्डिंग नहीं है। रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, क्वालिटी रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, डेडिकेशन वाली बातें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो वो आपको पूछी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात जो अभी जो लगभग एक क्वेश्चन कॉमन डिस्क्रिप्टिव में सभी में आया है ये, और ऐसे एक बार फिर मैं बता दूं कि जो कॉमन क्वेश्चन सभी पोस्ट में आए हैं वे कॉमन क्वेश्चन निश्चित रूप से इंटरव्यू में ज़रूर पूछे जाएंगे, मेरा ऐसा कहना है। जैसे एक कॉमन में क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि ये वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और एसी और सभी में किसी न किसी रूप में था कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है और आप इसे कैसे उपयोग करेंगे। तो हम आपसे जो जुड़े हुए हैं ये भी तो एक टेक्नोलॉजी का ही उपयोग है भाई। किसी भी परिस्थिति में लर्निंग डिस्टर्ब ना हो, लर्निंग को इफ़ेक्टिवली एंश्योर करने के लिए आज हमारे पास जो प्रौद्योगिकी के हथियार है, टेक्नोलॉजी के जो हैंड है, उसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं बच्चे की लर्निंग एंश्योर करने में, लर्निंग को इजी से इजी बनाने में। बहुत सारे तरीके हैं, TLM भी ऐसे है, और आपका चैट जीपीटी, AI और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि बच्चे जो इसमें इसको आप कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव वे में बच्चों के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं।
इस बारे में और आपको देवांगन जी बाद में आगे बताएंगे, पर मैंने इशारा किया है कि इस पर एक क्वेश्चन इंटरव्यू में ज़रूर बनेगा। और टीचर तो बिल्कुल ध्यान रख ले भाई, तो वो डेमो जो पिछली बार हुआ था ना, इस तरह का डेमो इस बार नहीं लेने वाले हैं। अब 100% केवी जो है इंटरेक्टिव पैनल से लेस हो गए हैं। आप लोगों को जो भी पढ़ाना करना है ना, पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी, जब डेमो देंगे तो मुझे ऐसा लगता है, मैं श्योर हूँ इस मामले में, कि वहाँ जहाँ भी इंटरव्यू होगा उस रूम में इंटरेक्टिव पैनल होगा और आपको इंटरेक्टिव पैनल का उपयोग करके ही पढ़ाना पड़ेगा। उसी को आप ब्लैक बोर्ड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और उसी में नेट वगैरह रहेगा, तो आप कैसे क्या करेंगे उस चीज़ के बारे में होता है। ठीक है ना। एक माइंड मैपिंग वाली भी एक टेक्नोलॉजी है, उसमें आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। तो आप लोग ये भूल जाइए कि आपको वहाँ ब्लैक बोर्ड और चाक मिलेगा और उस पर डेमो देना होगा। आपको फेमिलियर होना होगा स्मार्ट बोर्ड के साथ में, इंटरेक्टिव पैनल के साथ में। ये सारे पदों वाले जो भी इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं, इस बारे में आप ज़रूर तैयार हो जाइए। ये आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी बेस्ड टीएलएम क्या क्या हो सकते हैं, कैसे उनका यूज़ हो सकता है, ये भी आपको देखना है। सर एक मिनट। यस, अब मैं देवांगन जी से निवेदन करता हूँ, बताएं सर आप। नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं आपने जो बात बोली बहुत महत्वपूर्ण थी, उसी पे बस एक बात जोड़ना चाहूंगा, बाकी आपके बाद मैं जरूर बोलूंगा 10 मिनट। हाँ हाँ अभी friends, good evening everyone. As sir has mentioned rightly that this time the interview will not be on what you call blackboard, rather you can be given interactive panel. So what you can do in your school, you use interactive panel, so you are very much familiar with the all the options and buttons, but there you are not familiar with the system कि कौन सी कंपनी का है, क्या है, लेफ्ट में क्या ऑप्शन दिए, राइट में क्या ऑप्शन दिए, पेन कैसे निकालना है, क्या है, या इंटरनेट पे हम तुरंत कैसे यूज करें, कौन सा मटेरियल निकालें। तो आप जब जाएं, जैसे अपना लेसन प्लान हम लेके जाते हैं, वैसा ही एक जो भी आप प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे वहाँ पे, या यदि वो प्री प्रिपेयर्ड है आपका, तो यू कैन कीप इट इन योर पेन ड्राइव। तो नहीं सर, पेन ड्राइव में यदि ये लेके जाते हैं तो वो ज्यादा हैंडी होगा कि बाय द वे इनको कोई भी लेसन प्रेजेंट करना है, they can insert their pen drive and can go ahead। वहीं पे थोड़ी नेट में कोई सर्च करते रहेंगे, इतना समय उनको नहीं दिया जाएगा। तो it will also show their readiness कि yes they are well prepared, they have brought it into pen drive, और आप उससे ऑलरेडी परिचित भी रहेंगे, घर में उसका अभ्यास करके गए रहेंगे। तो that can be a better thing सर। ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि आपकी बातें चल रही थी और मैंने कहा बता दूं, बाद में भूल जाते हैं। नहीं सर यू प्लीज कंटिन्यू। यस सर, ये ज़रूरी है। हो सकता है जब इंटरव्यू कॉल आए तो इसमें कोई इंडिकेशन रहेगा कि आप पेन ड्राइव ला सकते हैं, आपको अलाउ किया जाएगा या नहीं, लेकिन इस तैयारी को आपको करना है। इसके साथ साथ देखो, एक सबसे बड़ी जो चैलेंज है हमारे केंद्रीय विद्यालय में, अब इसमें बहुत सारे तो सर ऐसे भी लोग हैं ना कि जो ऑलरेडी केवी में काम नहीं करते हैं, बाहर वाले हैं, वो भी हमसे जुड़े होंगे, क्योंकि पीआरटी के लिए भी लोग आवेदन किया है, टीजीटी पीजी डायरेक्ट वाले भी। तो इस बार एक और चीज़ ये है कि देखो, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इस पर ये कॉमन क्वेश्चन बनेगा, इसलिए शायद वाइस प्रिंसिपल के लिए भी ये चुनौती होती है कि ये जो लो अचीवर्स बच्चे होते हैं, वो लो अचीवर बच्चों का सक्सेस कैसे इंश्योर करेंगे। आज 9th में 11th में 60, 70, 75% रिजल्ट आ रहा है मैक्सिमम स्कूलों का, 80% भी एवरेज नहीं होता है ऑल ओवर इंडिया का। और जो बच्चे 9th में 2 बार फेल हो जाते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट तो चाहती नहीं है कि बच्चों को स्ट्रीम से बाहर करें। और स्टार्टिंग से ही देखो, आपको इसके बारे में थोड़ी सी एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी अब सोचना पड़ेगी। हम लोग तो बताएंगे ही अगले वीडियोस वगैरह में, लेकिन आप भी अपने व्यूज़ रखिएगा कि एक बच्चा मान लीजिए 0 लेवल का है, उसे केवल हिंदी और इंग्लिश ये पढ़ना भर आता है, सेंटेंस पढ़ लेता है, समझ लेता है और अंक जानता है, प्लस माइनस सिंपल कर लेता है। अब आपके लिए ये बच्चा चुनौती होता है, लो अचीवर है, लो अचीवर के बहुत सारे रीज़न होते हैं। पर क्या कोई शिक्षक ये गारंटी दे सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में कि मैं
इस तरह से ये बच्चे जो है सेशन एंडिंग के रिजल्ट के बेस पर, अगर मैंने पिछले वार्षिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर मैंने इसे लो अचीवर समझा है, तो ये बच्चा जो है अगले मार्च तक 100% एटलीस्ट 33% मार्क्स ला के पास हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, लिखवा लीजिए। मैं फरवरी और मार्च की मीटिंग में टीचर्स को ये बोलता हूँ कि अगर आप ये गारंटी दे सकते हो तो दीजिए, और नहीं दे सकते हो तो ये लिख दीजिए कि ये 2 बच्चे हैं, मैं इनकी गारंटी नहीं ले सकता। तो मैं सारे टीचर्स चैलेंज करता हूँ कि मैं उनकी गारंटी लेता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी गारंटी लेता नहीं है, और फिर वो जो चल रहा है चलता रहता है और बच्चे बहुत सारे फेल होते हैं। तो लो अचीवर की मात्रा कम करें, ख़त्म करें, या कैसे बच्चों के लर्निंग इंश्योर हो। अप्रैल से ही लोग अलग अलग, देखो इसमें बहानेबाजी करते हैं, इंटरव्यू में भी बोल देते हैं कि अरे वो बच्चा क्लास 10 से 11 में आया तो उसका बेसिक बहुत वीक था, आरटी की वजह से वो क्लास 8 से 9 में गया तो बहुत वीक था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। अब उसको वीक बनाने वाला कौन है? केवीएस में जो हमारे जॉइंट कमिश्नर सर है, जो हमसे हमेशा बोलते थे, जो हमारे रीजन के डीसी भी रहे, तो वो हमेशा बोलते थे कि हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा वीक था, वीक है, या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ये कहने का मतलब ये है कि हम सीधा केवीएस पे उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि वो तो क्लास 1 में हमारे ही पास आया था, तो वीक बनाया है तो हमने बनाया है उसको कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं मेडिकली, वो डिसलेक्सिया वगैरह 21 जो है, इन 21 में से कोई बीमारी नहीं है। इसका मतलब वो बच्चा वो भी टॉप करने लायक है, फिर कैसे हो गया? और अगर हम विषय की और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो जो बच्चे कॉमर्स में 90% लाते हैं और जो फेल होते हैं, दोनों ही ज़ीरो थे जब 11 में आए। तो कॉमर्स तो उनके लिए अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी एकदम नया सब्जेक्ट था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन और एक चैलेंज ये हमारे यहाँ लो अचीवर्स है। इसके लिए आप इफ़ेक्टिव वे में इनकी रेमेडियल और स्ट्रेटेजी कैसे करेंगे, जिससे कि एटलीस्ट बच्चा कम से कम वो 33% मार्क्स ला के पास हो जाए। ये कॉमन क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये चैलेंज है, और इस पर बहुत चर्चा होती है नीचे से ऊपर तक केवीएस में। तो अपनी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी इफ़ेक्टिव वे में क्या रहेगी, ये आपको बताना होगा कि मैं बाकी लोगों से हटकर कैसे डिफरेंट करूँगा। इसके साथ साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी टीचर्स, ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स जो है चैप्टर 6 आर्टिकल 59 टीचर्स के लिए, उसे आप ज़रूर पढ़ें। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको कई क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, भी उस पर भी कुछ मैं 2-4 चीज़ें बाद में हाईलाइट करूँगा। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स जो है उसको अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपको कई क्वेश्चन के आंसर उसमें मिल जाएंगे। कुछ बातें उसमें ऐसी है कि बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, ये मानते हुए हम उसको स्टार्टिंग से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे, यानी संदर्भ पुस्तकें पढ़ेंगे, विषय को सरलीकरण करके पढ़ाएंगे। उसके लिए हम कंपेटेंसी बेस्ड और इजी लैंग्वेज में चीज़ों को तोड़ करके हम अलग से क्वेश्चन बैंक विद मॉडल आंसर या ये सारी चीज़ें बना के देंगे, और इस तरीके से कि कभी उसको ये एहसास ना हो कि हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। जहाँ ये तो उसको बिल्कुल ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ना सामूहिक रूप से उपकार करते दिखना चाहिए हमें पूरे क्लास के सामने। तो एक बिलोंगिंगनेस और एक इन्वॉल्वमेंट, एक आत्मीय संबंध उसके साथ जब क्रिएट हो जाएगा, जैसे अपनी माँ का बच्चे के साथ होता है, इस तरह का, तो ये चीज़ है। और प्राइमरी वालों से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेकेंडरी वालों से भी एक नया क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ, एक शिक्षक में और एक माँ में क्या समानताएं होती है? क्योंकि यह जो कहते हैं ना कि बच्चे का पहला गुरु माँ होती है, ऐसा क्यों कहा गया है? और भाई शिक्षक को हम गुरु मानते हैं, तो इन दोनों में ऐसी क्या समानता है जिसकी वजह से माँ को जो है पहला गुरु कहा गया है और गुरु को पहला गार्जियन कहा जाता है। शिक्षक को जब तक बच्चा स्कूल में हम ही उसके गार्जियन हैं। तो ऐसी कोई 2 समानताएं बताओ, और वो समानताएं फिर हमारे अंदर है या नहीं, ये वो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। एक आध मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग सोचिए। देखिए, माँ जो होती है वो बच्चे को अनकंडीशनल लव करती है, ठीक है ना, बिना शर्त उसका हर समर्पण होता है माँ का।
आधी रात को भी बच्चे को कोई तकलीफ़ है तो माँ कभी नहीं सोचती कि ये बच्चे की तकलीफ़ है। उसे पता ही नहीं चलता वो कब उस तकलीफ़ को दूर कर देती है और उसकी तकलीफ़ अपने ऊपर ले लेती है। नंबर 2, माँ के लिए कोई छुट्टी नहीं होती है। नो संडे, नो दिवाली, नो ईद, ना कुछ नहीं। जब भी उसका वो पूरे परिवार के और स्पेशली बच्चे के लिए हमेशा समर्पित रहती है, तैयार रहती है और बच्चे की हर पसंद का ख्याल रखती है। शिक्षक को भी उस बच्चे की अभिरुचि का ख्याल रखना पड़ता है। शिक्षक भी अगर रेमेडियल के सोचेगा कि 140 हो गया, अब मेरी ड्यूटी ख़त्म। माँ कभी नहीं सोचती कि इतना टाइम हो गया मेरी ड्यूटी ख़त्म, है ना। तो ये कुछ गुण जो है एक माँ में जो होते हैं शिक्षक में होना चाहिए। और माँ जिस तरह का प्रेम और स्नेह और त्याग करती है बच्चे के लिए, वही भावना कुछ 10% भी अगर शिक्षक में आ जाए तो दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। तो वो चीज़ें हमारे पास अगर थोड़ी भी आई। एक और दूसरी बात कि माँ को 3-4 बच्चे हैं, माँ को सबसे प्यारा वो बच्चा होता है जो सबसे कम जानता समझता है या वीक होता है, क्योंकि बाकी बच्चों पे तो उसे भरोसा है, ये तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे, नीट जेई जहाँ जाना होगा जाएंगे और ये बहुत होशियार है। लेकिन उसको हमेशा उस बच्चे की चिंता होती है पेरेंट्स को कि ये बच्चे का हमें कुछ ना कुछ करना है। उसे 10 किलोमीटर दूर भी किसी के यहाँ ले जाना हो पढ़ाने के लिए, रेमेडियल के लिए, तो वो लोग ले जाते हैं, चिंता करते हैं, हायर पे करते हैं। ठीक उसी तरह से एक शिक्षक को नींद नहीं आना चाहिए। अगर 8-10 बच्चे क्लास में लो अचीवर है तो उसे वो बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे होना चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों या अपनी औलाद की तरह। ये फीलिंग्स अगर शिक्षक में आ जाए तो कोई बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। मेन चीज़ यही है ना कि हम वो चीज़ फील नहीं करते, और फील कर भी लेते हैं तो माँ जो तकलीफ़ और समर्पण का भाव रखती है उतना हम समर्पित नहीं हो पाते। हमारी मजबूरियाँ हैं, जो भी हो। लेकिन सच्चाई तो है आज भी। मुझे नहीं पता सर जी, ये आपने सुना होगा वो अपने मैथ्स के सर जो है उज्जैन में, वो पेपर में भी पढ़ा था उनके बारे में, उनका कोई बच्चा कभी फेल नहीं होता। गर्मी की छुट्टियों में भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, जब पेरेंट्स लेके आ जाए पढ़ाते। शर्मा जी है शायद, पीजीटी मैथ्स उज्जैन में, मैंने सुना है ऐसे। और भी मैं आपको एक बता दूं कि ये एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं हवा में बत्तीबाजी नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे हो नहीं सकती, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सर आप जानते होंगे, एक नाम ध्यान नहीं आ रहा, मिस्टर कुमार स्वामी है या स्वामी है, एग्जैक्ट अभी ध्यान क्लिक नहीं करना। स्वामी सर है, टीजीटी मैथ्स हैदराबाद रीजन में, और उनको 2 बार आईसीटी का नेशनल पुरस्कार मिला है, इंसेंटिव मिला है, और शिक्षक दिवस पे भी उनको राष्ट्रपति ने भी दिया है, 2-3 मंत्रियों ने दिया है। और मज़े की बात है कि वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनका ब्लॉग है, एक करीब 122 कंट्रीज़ का लोग उनका ब्लॉग देखते हैं, लाखों में करोड़ों में व्यूज़ है, और 25-30 हज़ार उनके उस समय बहुत पहले मैंने देखे थे जो सब्सक्राइबर थे। वो उसकी चिंता भी नहीं करते। लेकिन उन्होंने क्लास 1 से लेकर, आप बताओ, एक टीजीटी मैथ्स क्लास 1 से लेकर के 12 तक के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के उन्होंने क्वेश्चन आंसर वीडियो क्या क्या डाल रखे हैं। मेरे का एक बार मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि एक टीजीटी मैथ्स कैसे ये सब कर सकता है। तो मैंने फ़ोन लगाया उनको, उन्होंने नंबर दिया, मेरी बात हुई, तो वो ये बोलते हैं सर कि मैंने मेरे बच्चे को क्लास 1 से जो कुछ पढ़ाया समझाया होमवर्क, क्योंकि एक पिता और एक माँ अपने बच्चे के लिए जितना बेहतर लेसन प्लान बना सकते, जितनी बेहतर प्रिपरेशन करा सकते, दूसरा कोई नहीं। तो मैंने अपने बच्चे को 1 से 10, 11 तक, और फिर दूसरे क्लास में 1 to 5 तक तो अपने बच्चे को, और 6 to 10 तक वो सेकेंडरी के बच्चों को जो जो पढ़ाया, जो जो लेसन प्लान, जो जो क्वेश्चन बैंक बनाते थे, जो जो क्लास टेस्ट बनाते थे, वो सब अपने ब्लॉग पे डालते थे। और जो जो पढ़ाते थे वो सब घर पे वो कोरोना के टाइम में वीडियो बनाते गए और डालते गए। तो आज वो इतने लोकप्रिय हो गए। लोकप्रिय क्या, उनकी सर एक्चुअल में शिकायत हुई थी कि इसका यूट्यूब चैनल इतना बढ़िया चलता है, इनका ब्लॉग इतना है, ये लाखों रुपए कमा रहा होगा क्योंकि इतने देशों में देखा जाता है। तो उनके खिलाफ जांच कमेटी बैठा दी गई रीजनल लेवल पे, और जब जांच हुई तो एक्चुअल में पता चला कि वो बंदा चाहता तो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, उसने कुछ नहीं कमाया। तो बजाय दंड के, अंडर रूल 16 में जांच हुई थी, बजाय दंड के उसे इंसेंटिव अवार्ड दे दिया गया, पुरस्कार। तो अच्छे काम आज नहीं तो कल। उन्होंने लोगों की आलोचना की परवाह नहीं की बिल्कुल भी। और मैंने उनसे पूछा
कि यार ये बताओ, तुम उसको, तुम्हारा चैनल तो वैसे ही मोनेटाइज हो जाता, आप चाहते तो अभी तक आपको पैसे आते, इनकम टैक्स दे देते ज़्यादा, क्या करते? तो बोले सर पैसे की चाह ही नहीं है, हमारा जो प्रोफेशन है ना टीचर का, ये पैसा कमाने के लिए शायद बना ही नहीं है। और बोले मैंने जब बीमार था और एक बार शायद वो कोमा में चले गए थे, तो मैंने हॉस्पिटल के बेड पे ये फील किया कि लाइफ में पैसा हमेशा सेकेंडरी चीज़ है। हमारी इंटरनल हैप्पीनेस जो हमें बच्चों को इस बीच में जाकर के आती है, पढ़ाने से आती है, और एक अपने काम में एंजॉय करने से जो हमें हैप्पीनेस आती है, दुनिया में कोई पैसा, कोई पुरस्कार उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा भाव जिस शिक्षक में हो तो कोई उसको क्या करेगा। ऐसे कितने ही मैं बता दूं, मणिपुर में एक प्राइमरी टीचर है, मेहानी, सोनिया मेहानी नाम है शायद, वो प्राइमरी सेकेंडरी बच्चों के लिए इतने बढ़िया बढ़िया एआई वगैरह का यूज़ करके इतने अच्छे अच्छे वो यूट्यूब पे वीडियो डालती रहती है। ऐसे सर हमारे केवीएस में बहुत सारे हैं जो बिना कोई एक पैसा का लोभ के बहुत बेहतर कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब लोगों को करना चाहिए। ये भाव रख कर के आप इंटरव्यू देंगे। और मैं फिर बोल दूं कि जब आप साक्षात्कार देने जाएं तो पहली शर्त है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए, और वो मुस्कुराहट नॉर्मल नेचुरल लगना चाहिए सामने वाला, क्योंकि इंटरव्यू में एक बंदा जो होता है वो केवल बॉडी लैंग्वेज आपकी देखता है, और आपका साक्षात्कार ये तय करता है कि 70%, 80% कितने परसेंट मार्क्स आपको, मैक्सिमम कितने मार्क्स आप लाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज तय करती है। आप, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके चेहरे से जो कॉन्फिडेंस झलकता है, ये कॉन्फिडेंस जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका आत्मविश्वास साक्षात्कार में बना रहना चाहिए, और चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए, और साक्षात्कार के पहले और बाद में ये जरा सी भी चिंता नहीं रहना चाहिए कि क्या होगा, चयन होगा नहीं होगा। देखिए साक्षात्कार में 10 क्वेश्चन में से मान लीजिए अगर आपको 1-2 क्वेश्चन का आंसर, 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं, कि क्योंकि आपने किस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ये तय नहीं करता है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आप कॉन्फिडेंट कितने थे, और आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया उससे ये तय होता है कि नहीं, कि आप का चयन अगर हुआ तो आप बेहतर काम करेंगे केवीएस में। ये सब चीज़ें देखकर चयन हो किया जाता है। कई बार 4 क्वेश्चन का भी 10 में से आंसर नहीं दिया, लेकिन 6 का इतना परफेक्ट था कि आपके चेहरे का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन का आंसर देना नहीं देना, आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस और मुस्कुराहट कम नहीं कर पाया। मतलब नेचुरल में कभी हम घबरा जाते हैं, कभी कभी हम ऐसे बोल देते हैं कि अरे सर मैं तो अचानक चला आया, तैयारी करके नहीं आया। कैंडिडेट ऐसी ऐसे सेंटेंस जाने अनजाने में बोल देते हैं जो उनके बोलते ही उनके साक्षात्कार में उनकी असफलता सुनिश्चित कर देता है ना। सफलता दूर की बात है। तो आप लोग इस तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। और एक जो चीज़ है कि हम लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, और कंफर्ट जोन में रहने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम होती है। शिक्षक का अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर के निष्पक्ष तैयारी करवाना बहुत ज़रूरी है। जो भी ये करेगा वो ज़रूर सफल होगा। मुझे अभी देवांगन जी आप हैं अभी? देवांगन जी शायद चले गए हैं। मैंने अपनी बात काफ़ी समय तक कह दी है। आज हमें एक जनरल डिस्कशन करना था, हमने समय निकाला। आप में से कोई और कुछ बोलना चाहें, अपनी बात रखना चाहें तो हमसे थोड़ी देर चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी वाणी को विराम देंगे, बात को समाप्त करेंगे, ठीक है। हाँ बताइए सर जी। नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम सर, मैं राजस्थान से कैलाश कुमार बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। मैंने KRT म्यूजिक से आप लोगों से एक सेकंड सर, ये आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो चैट बॉक्स है ना, इसमें सभी लोग अगर इतना जो लोग है अभी प्रेजेंट 85,
आप केवल ये टाइप कर दें कि आपका नाम क्या है, कहाँ से है, और पोस्ट जिसके लिए आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। जैसे वो कुमार स्वामी सर टीजीटी मेंस लिखा है अभिषेक तिवारी जी ने, ऐसे ही, है ना। ड्रेस कोड के लिए भी हम आपको बताएंगे। देखो, साक्षात्कार के लिए जनरली ड्रेस कोड सिंपल सी बात है। आप अपने स्कूल में अगर एनुअल फंक्शन हो तो एनुअल फंक्शन में लोग बहुत सबसे बढ़िया साफ़ सुथरा कपड़ा साड़ी पहन के जाते हैं। कुछ लोग टाई कोट पैंट सूट लगा के जाते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनकी सिंपल रहने की आदत है वो अपना सिंपल तरीके से भी पैंट शर्ट और शर्टिंग करके जाते हैं। पर इस तरह का कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए जिससे वो आप अलग ही आकर्षण का केंद्र बन जाए और जो शिक्षक को शोभा नहीं देता, है ना। जैसे में महिलाएं अगर है तो बिना स्लीव वाला ब्लाउज या कोई भी कपड़ा ना पहने, ट्रांसपेरेंट जो अपने शरीर के अंग दिखाई देते हैं ऐसा कोई कपड़ा ना पहने, सिंपल सलवार सूट हो, बढ़िया कॉटन का हो, अच्छा, ज़्यादा भड़कीली डिज़ाइन ना हो, सिंपल हो, प्लेन हो, या चेक्स हो या और कोई डिज़ाइन हो, वो सब ठीक रहता है। इसके साथ साथ साड़ी पहनना है तो साड़ी भी बहुत भारतीय परिधान है, बहुत लोग वो बहुत अच्छा लगता है, प्रभावशाली दिखती है महिलाएं साड़ी में। साड़ी पहनने का जो अंदाज़ है उससे पता चलता है कि आप एक बहुत ही मतलब आपका एक व्यक्तित्व निखर के आता है उसमें। तो इस प्रकार से आपको करना है। बहुत स्किन टाइट जीन्स और टी शर्ट तो पहनना ही नहीं है, लेकिन स्किन टाइट कपड़े भी जो पहन के नहीं जाना है। थोड़ा सा कंफर्ट फील करने वाले वस्त्र होना चाहिए। ये चीज़ें है भाई, ठीक है। अगर ये बात हो गई तो हम अगली जो मीटिंग है हम आपस में चर्चा करके, अगर आप लोगों को लगा है कि हमारी इस तरह की चर्चा आपके साक्षात्कार में सहयोग प्रदान कर सकती है तो हम आगे भी आधे से 1 घंटे के लिए प्रतिदिन या अल्टरनेट डे में हम ये गूगल मीट चालू करते रहेंगे, यानी गूगल मीट के माध्यम से मीटिंग कंडक्ट करते रहेंगे। क्योंकि देखिए आज संडे का समय था तो मिल गया, और बहुत दिनों से मैं विचार कर रहा था, पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। स्वास्थ्य भी कई बार ठीक नहीं रहता, और मॉर्निंग 7 o'clock पे स्कूल जाते हैं, 7 से 7:30 के बीच, शाम को 5 कब बज जाते हैं पता नहीं चलता। और घर आके बेहद अच्छी खासी मेंटल थकान होती है, और फिर उसके बाद भी इतने काम होते हैं, स्कूल के इतने काम होते हैं, वर्कलोड होता है कि हम जहाँ पर है वहाँ पर स्टाफ भी फुल नहीं है, इसलिए काफ़ी समय लग जाता है काम करने में। तो ये सब चुनौतियाँ हैं जॉब की, जो हम खुश रह कर के एंजॉय फील करके करते हैं, इसलिए समय नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच सभी को। सर नमस्कार। हाँ बताइए। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ, देखो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यस। ओके सर। मनीष श्रीवास्तव जी कहाँ से हैं आप? अपना नाम परिचय देते होते। यस सर नमस्कार, मैं सर हूँ नैनीताल सर, उत्तराखंड से। मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ, पीजीटी। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। और सर मुझे प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू देना है। तो सर जैसे पता है कि ये गर्मियों में ही संभावना है इंटरव्यू की, तो क्या सर जैसे प्रिंसिपल के इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड में ब्लेजर और टाई भी क्या पहना जा सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आपको टाई, देखो मेरा है कि हमें जिस दिन हम जाते हैं साक्षात्कार के लिए उस दिन हमें अभिनय नहीं करना है, क्योंकि हम अभिनय करेंगे तो कंफर्ट फील नहीं करेंगे। अगर आपको ब्लेज़र पहनने का शौक़ है, आप कोट टाई पहनते हैं और आपको बहुत नॉर्मल वे में वो पहनना अच्छा लगता है, ज़रूर पहनिए। खाली उस दिन ड्रामा करने के लिए ना पहले, क्योंकि जब हम ड्रामा करते हैं ना तो ड्रामे वाली ड्रेस में हम अभिनेता होते हैं और ख़ुद को कंफर्ट फील नहीं करते। इसलिए नेचुरल वे में जाइए और आपको जो अच्छा लगता है वो पहने। अगर आपको कोट टाई सब सूटेबल है और आपको आदत है पहनने की तो वही पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं पुष्पा वर्मा फ्रॉम चंडीगढ़ सर। बताइए मैम।
सर एक्चुअली ये ऐसे ही सेशन रहेंगे या फिर पेड सेशन, कुछ ऐसा, मतलब क्योंकि कुछ आंसर नहीं मिले आज। अरे मैडम, हमने सॉरी। 5 साल से लगभग 5-6 साल से हम ये जो काम कर रहे हैं, एक पैसा नहीं लेते हैं। वो सब पैसा यही है कि आप सफल होकर के दिखाइए। हमारी कोई फीस नहीं है, कोई पेड सेशन नहीं है। हम ये जो पेड सेशन वाले जो रहते हैं ना, इन लोगों से बचाने के लिए हम हमें और मैं फिर ओके ओके, थैंक यू और सर। मैं एक्चुअली फिर इट इज अ फाइनल स्टेज, लाइक अगर मैं बता प्रिपेयरिंग दूं फॉर आप लोगों की, इंटरव्यू। मेरी कई बार शिकायत भी हो जाती है ये मदद करने के नाम पे। लोग सोचते हैं कि ये कुछ कमा रहा होगा। मैं आपको परिचय दे दूं अपना कि मैंने 92 से लेकर 2002 तक पीआरटी और टीजीटी का काम किया है, हिंदी मैथ्स इंग्लिश पढ़ाया है। और 2002 से 2012 तक मैं केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी में हिंदी था। और 2012 से लगातार मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, उड़ीसा में और आसाम और पश्चिम बंगाल सभी जगह काम किया। अभी पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के पास आर्मी बेस है, वहाँ पर मैं अभी प्रिंसिपल हूँ, जहाँ एयरफोर्स और आर्मी वालों के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सब काम है, हम लोग ले भी नहीं सकते, लेना भी नहीं चाहिए, अभी ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू सर, ठीक है थैंक यू ना? सो मच सर। ओके, सॉरी नमस्कार। सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए मैम। मैं मीना रानी बोल रही हूँ सर, सोनीपत हरियाणा से। हाँ बोलिए मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम चौक और ग्रीन बोर्ड पर प्रैक्टिस करें या ना करें सर, या डिजिटल बोर्ड ही प्रैक्टिस करें? नहीं, प्रैक्टिस तो आप दोनों से करिए, लेकिन डिजिटल बोर्ड अगर वहाँ होगा ना तो उनका अपना पेन होता है। तो उस पेन ओके को सर। कैसे आप चौक का काम ले और वो जो स्मार्ट बोर्ड है उसको आप कैसे ब्लैक बोर्ड का काम ले, ये आपको सीखना होगा जहाँ तक मुझे। क्योंकि ये कहा जा सकता है, अब जब उन्होंने पूरे इंडिया में पीएम श्री योजना के तहत ये बना ही दिया है, 100% सेचुरेशन कर दिया है इंटरेक्टिव पैनल का, तो उनका एक्सपेक्टेशन तो रहेगा टीचर को ये आना चाहिए। इसके मार्क्स भी रहते हैं, देखो 4-5 जो पॉइंट रहते हैं ना मार्क्स के, कि जैसे सब्जेक्ट नॉलेज, कॉन्फिडेंस, बाईलिंगुअल ओके सर। कम्पेटेंसी। तो एक पॉइंट रहता है कंप्यूटर लिटरेसी, कि आईसीटी टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें आप कितने फेमिलियर है, इसका नंबर रहेगा। नहीं तो आपको इसका नंबर कुछ नहीं मिलेगा, और इसी के आधार पे डिसाइड हो जाएगा फिर। सर ये कैसे करें फिर, ये डिजिटल बोर्ड की प्रैक्टिस? ये मोबाइल में सारे ऐप पे सब कुछ मिल जाएगा। आप अगर गूगल पे डालोगे ना कि मोबाइल को स्मार्ट पैनल की तरह या आईपैड की तरह कैसे यूज़ करें और कैसे इसका टीचिंग में उपयोग करें, तो बहुत सारे हज़ारों वीडियो डले हुए हैं, आपको बता देंगे। 1-2 दिन में आप सीख जाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। नमस्कार सर। हाँ जी सर। हाँ जी, मैं अमन सिंह रतन बात कर रहा हूँ सर। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अपीयर हुआ हूँ सर इस बार। हाँ बहुत बढ़िया सर। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जब डेमो के लिए हम लोग जाते हैं तो जो टॉपिक चूज करना होता है वो पैनल हमें देता है या हमारी तरफ से हम चूज कर सकते हैं? देखो, कई बार पैनल खुद ये बोलता है कि बताओ आपको किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन करें या क्या आप पढ़ाना चाहेंगे। अलग अलग पैनल अलग अलग मूड के होते हैं। तो अगर उन्होंने आपसे पूछा तो आप अपना बता दीजिए कि मेरी इस पे कमांड अच्छी है, ठीक है ना। लेकिन आपको 1-2 टॉपिक तो इतने बढ़िया होना चाहिए कि अगर वो मान लो कोई ऐसा टॉपिक देते हैं जिस पर आप नहीं बता पाते हैं या आपको टफ लगता है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने इस टॉपिक की तैयारी की और ये मेरा प्री है, मैं इसको ज़्यादा बेहतर पढ़ा सकता हूँ, है ना। आपने जो टॉपिक दिया है उसके साथ अभी एग्जैक्ट उतना फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसकी परमिशन दीजिए, ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो दे देते हैं तो आप पढ़ा दीजिए उसको। सर इसका कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं आ जाता है? कुछ नहीं, जब आप पढ़ाएंगे, जब आपका पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इफेक्टिव वे में उन पे प्रभाव डालेंगे, प्रभावशाली ढंग से पढ़ाएंगे, तो फिर सब निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर अपने टाइम देने के लिए, प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्रणाम। हाँ जी सर। सर मैं देवांशु पांडे कानपुर से हूँ। हाँ बताइए सर। और सर मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे अगर मुझसे डेमो क्लास ली जाती है हाँ तो मैं वहाँ पर जो पैनल होगा उन्हीं लोगों को डेमो देना होगा, बच्चे तो होंगे नहीं?
हाँ, उन्हीं को देखो, तो आप जैसे नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे उनको जी बच्चा जी समझ के पढ़ाइए। इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको आप डांटने लग जाए, है ना। जी सर मतलब जी, वो लेकिन सर वो जैसे एक अगर एक एक टॉप एक अपना एक नॉर्मल वो होता है कि देखिए बच्चों, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ। इसका मतलब उनको बच्चा वो समझ के कोई हरकत नहीं करना है, लेकिन हमने वो जी पढ़ाने पढ़ाने में वैसा ही नॉर्मल वे में पढ़ाना है, ठीक है। जी सर, जैसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो उनसे पूछ सकते हैं कि नहीं, टॉपिक से रिलेटेड? हाँ, अगर ऐसा ज़रूरत पड़े वहाँ क्वेश्चन पूछने की तो आप डेफिनेटली जी पूछ सकते हैं, लेकिन उसको पूछने का वो बढ़िया तरीका होना चाहिए। उनको ये नहीं बोलना है बच्चे तुम बताओ, तो आप ये बोले कि आप बताइए, है ना, स्टूडेंट आप बताइए, बेटा आप बताइए, ऐसे करके बोलिए कि देखिए क्या है। लेकिन आपको इसके लिए मैं आप लोगों को एक काम करते हैं हम, मेरे ये जो आप जहाँ से भी ग्रुप से जुड़े हुए हो, मैं एक इसका ग्रुप बना दूंगा व्हाट्सएप का। मेरा नंबर आप ले लीजिए सब लोग, तो उसमें आप लोग जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसके आप ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का, 1 डेढ़ मिनट का वीडियो अगर आप हमें भेजेंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन का हो या डेमो का हो, तो देखकर कहीं हमें टाइम मिलेगा तो कोई गड़बड़ी होगी तो हम बता देंगे। और जिनका जिनका बहुत अच्छा डेमो होगा उसको हम सबकी जानकारी के लिए हम इसमें डाल देंगे यूट्यूब पे। तो आप देख लेना, पिछले 2 साल पहले के भी ऐसे कई वीडियो सेल्फ इंट्रोडक्शन के और इसके टीचिंग के डेमो के भी वीडियो बहुत सारे डले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। सर आपके यूट्यूब चैनल का नेम बता दीजिए प्लीज। आप सरल लर्निंग नंद किशोर सोनी करके करेंगे तो आ जाएगा, सरल लर्निंग के नाम से। और लिंक मुझे चाहिए तो मेरा नंबर लिख लो, मैं लिंक भेज दूंगा उसमें, या अभी उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मेरा फ़ोन नंबर जो अभी है वो कॉलिंग नंबर दूसरा है और व्हाट्सएप नंबर दूसरा है। व्हाट्सएप नंबर है 9993180324। मैं अभी चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ, ठीक है ना, 9993180324। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मुझे जब समय मिलेगा तभी मैं रिप्लाई दे पाऊँगा, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है, और जो कॉलिंग नंबर है जब भी बात करना हो तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज करेंगे। कॉलिंग नंबर भी मैं दे देता हूँ 42324, ये मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। लेकिन बहुत ज़्यादा देखिए स्कूल टाइम में बात नहीं कर पाता हूँ, एकदम फ्री होऊंगा तब अलग बात है, लेकिन आफ्टर 4-5 ओ क्लॉक देखा जाएगा, है ना। चलिए, गुड इवनिंग सर। और Good evening, sir. हाँ हाँ This is Abhishek Tiwari. I am from Noida and appearing for PGT Computer Science. हाँ So जी। I had one question which I wanted to ask. Like in previous year, in interview, there were bifurcation for dedicatedly for demo and all. They have bifurcated, but this time just they have mentioned 100 marks are there for interview. So in upcoming session, if you can debrief the things like what all rubrics would be there, like as you were telling us about presentation and for demo some marks would be there, and communication or personality maybe. So if you can debrief it in detail so that accordingly we can prepare what all pointers are there. हम देखो 1-to-1 आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनके Yeah. लिए हम 1-to-1 डेमो इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे, क्या बोलते हैं, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। आप जैसे चाहेंगे तो अकेले आपके साथ में कर लेंगे, तो बाकी लोग उसको देख सकेंगे यूट्यूब पे। कहीं उसमें करेक्शन होगा तो हम आपको करेक्शन भी बताएंगे। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो होता है उसकी बहुत सारी ड्यूटीज़ इनबिल्ट होती है, ठीक है Right, ना। right. तो Yes. आजकल जो समागम पोर्टल है, स्कूल वेबसाइट है, यूडाइज है, Right. और यूबीआई का जितना भी, देखो क्या समझते हैं कि पीजीटी सीएस प्रिंसिपल का राइट हैंड होता है एक तरह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी में उससे ज़्यादा नहीं समझ सकता कोई, है ना। वो प्रिंसिपल की सारी कमज़ोरियाँ भी जान सकता है और उनको सार्वजनिक भी कर सकता है, क्योंकि अभी तो पूरे स्कूल में वाईफाई और उसके सारे बहुत सारे देखो इस एडमिशन के वेबसाइट उससे देखना है,
और जितने भी ये सारे पासवर्ड भी कई बार प्रिंसिपल को बता के रखना पड़ते हैं, तो जी एक सर, बिल्कुल। मतलब आप कहाँ कहाँ क्या क्या हेल्प ये कर पाएंगे, सारी चीज़ें आप पढ़ाना तो देखो, कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा बच्चे केवीएस में रहते नहीं हैं, 11 12 में 10 20 22 25 रहते हैं, राइट। तो उनके पास बहुत समय रहता है, तो वो चाहते हैं कि पीजीटी सीएस से उसी टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे जिस तरह का उनको मदद करने वाला चाहिए, राइट, है राइट। ना। बहुत सारी चीज़ें, इवन यहाँ तक कि जेम परचेस से लेके सारी जितना भी मतलब वेबसाइट का जहाँ काम आ गया, किसी भी वेबसाइट को या ऐप को हैंडल करने का, तो पीजीटी सीएस को ही बुलाया जाता है और उसी से सारी मदद ली जाती है। जी कभी सर, कभी बिल्कुल। पीजीटी सीएस को आफ्टर स्कूल टाइम भी 1 आध घंटे काम करना पड़ता है ना। Yes. Yes, sir. I have worked in KVS on contract, so yes, I have that हाँ, basic तो idea. ये सब Yeah, चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें होगी, है ना, तो आपका इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए इन सब चीज़ पर। definitely. ओके सर। Thank you so much, sir. यस। बस अब यार बहुत समय हो गया है, अब अगले अगले उसमें हम विचार करेंगे। सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी आप हम यहीं पे इस सेशन को विराम देते हैं, और बाद में आप लोग बात करते रहे ना, कल या परसों हम फिर एक बार ये मीट आयोजित कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो सभी जो है डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, लेफ्ट हो सकते हैं मीटिंग से, और मैं भी मीटिंग का एंड करने की स्थिति में हूँ अभी। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच। ओके, नाइस टू मीट यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जी सर, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। जी सर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।